चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको दो सर्किट्स दे रखे हैं और उनका टाइम कांस्टेंट पूछा है। मतलब एक इस वाले सर्किट का हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है और अलग से एक दूसरा सर्किट ये है, इसका भी टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो टाइम कांस्टेंट क्या है? क्योंकि ये रेसिस्टेंस के साथ इसमें कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है, तो ये आरसी सर्किट है। हालांकि यहाँ पे सी लिखा नहीं है, हम के चलेंगे कि इसकी कैपेसिटेंस सी है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक कैपेसिटेंस सी लगी हुई है। तो दोनों को अलग अलग करना है और दोनों का अलग अलग टाइम कांस्टेंट निकालना है। और जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तब यहाँ पे करंट चालू हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि दोनों इसमें भी दोनों केसेस में ही हमें करंट ग्रोथ के टाइम कांस्टेंट निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आगे करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए, हमें एक बेसिक रूल पता होना चाहिए कि जब हम कैपेस आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकाल रहे होते हैं, टाइम कांस्टेंट ग्रोथ के टाइम, तो हमें जो सेल है, जो बैटरी है, उसको शॉर्ट कर देना होता है। अगर उसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस लगी है तब तो उसको हमको रहने देना है, लेकिन बैटरी का ईएमएफ उसको रिमूव कर देना है। मान के चलो ये शॉर्ट है और ये हमने सर्किट को क्लोज कर दिया है, राइट। तो पहले मैं इसका निकालता हूँ। उसके बाद क्या करना होता है हमको, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर सी, इसके अक्रॉस नेट रेसिस्टेंस देखना होता है। समझ में आ रही है बात? तो हमें नेट रेसिस्टेंस जो निकल आएगा आर इक्विवेलेंट, उसकी फिर सी से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर टाउ इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इंटू सी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जब हम इसको क्लोज कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे बैटरी को, तो अब ये बचा क्या? कैपेसिटर के आजू और बाजू हमें कैपेसिटेंस, सॉरी, कैपेसिटर के आजू और बाजू जो है ना, इन दो पॉइंट्स के क्रॉस हमें रेसिस्टेंस देखनी है, आर इक्विवेलेंट देखना है। तो अगर इमेजिन करो यहाँ अगर बैटरी लगी होती तो कैसे करंट का पाथ होता। ठीक है ना, ये जो मैंने रेड पॉइंट्स से बना रखे हैं ना, इसके अक्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो अगर हम यहाँ पर बैटरी लगा रहे होते कैपेसिटर की जगह, तो करंट जो है यहाँ से निकलता। ठीक है ना, उसके बाद इन पाथ में और इन पाथ में, इन दो पाथ्स में जो है वो मूव करता। ठीक है ना। और अगर ध्यान से देखें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ये वाला 3R भी लगा हुआ है, और इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में 6R भी लगा हुआ है। यानी कि ये 3R और 6R पैरेलल में है। ठीक है ना। और वो पैरेलल किसके साथ सीरीज में है? इस वाले R के साथ सीरीज में है। ठीक है ना। मतलब ये 3R और 3R तो पैरेलल में हो गए, उसका इसके साथ सीरीज बनेगा। हमको मालूम होना चाहिए कि R और 3R और R का R इक्विवेलेंट कितना आएगा निकल के। कोई भी सिंपल यहां से निकाल सकता है कि इसका 3R और 6R का इक्विवेलेंट आप फॉर्मूला लगाइए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। तो आ जाएगा 6R इंटू 3R अपॉन 6R प्लस 3R। यानी कि 6R इंटू 3R 18R हो गया, 18R अपॉन 9, 18R स्क्वायर अपॉन 9R, तो मतलब 2R हो जाएगा। तो 6R और 3R का 2R हो गया, और R सीरीज में है, तो इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3R। और जब ये 3R इक्विवेलेंट आ गया तो टाउ इसका हो जाएगा R इक्विवेलेंट टाइम्स C, सो इट विल बी 3RC। ये इसके टाइम कांस्टेंट का आंसर हो गया। चलिए अब इस तरह इसको देखते हैं, सेकंड वाले सर्किट को देखते हैं। इस वाले सर्किट में भी हम बैटरी को, सेल को शॉर्ट करने वाले हैं। तो ये हम सेल को कर देंगे शॉर्ट, और अब हम कैपेसिटर के अक्रॉस, है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। मतलब ये जो तो मैं रेड डॉट्स दिखा रहा हूँ, इमेजिन करिए अगर मैं यहाँ पर बैटरी लगा दूं, तब करंट का पाथ कैसा होगा। तो देखिए, करंट बैटरी से निकल के यहाँ जाएगा। यहाँ जाने के बाद अब आगे क्या होगा कि करंट इधर भी आ सकता था, लेकिन इधर जाएगा नहीं, क्योंकि करंट को ये रेजिस्टेंस फ्री पाथ मिल रहा है। यानी कि करंट का पाथ ये रहेगा केवल। नहीं आ रही है बात समझ में? क्योंकि बैटरी को हम शॉर्ट कर देते हैं करंट ग्रोथ के टाइम, तो यहाँ से जाएगा। तो अगर इसमें देखें तो आर इक्विवेलेंट सिंपली रास्ते भर आर ही पड़ रहा है। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट केवल आर है, और इसलिए यहाँ पर जो टाइम कांस्टेंट होगा वो सिंपली आर इंटू सी हो जाएगा। ये इसका आंसर हुआ। मतलब इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो काम आ रही है वो केवल ये वाली रेजिस्टेंस काम आ रही है। इस वाली रेजिस्टेंस में तो करंट आना ही नहीं है। ठीक।